नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे हिट टॉपिक आरक्षण व्यवस्था पर। और जब भी आरक्षण व्यवस्था की बात होती है तो एक शब्द स्वतः निकल कर सामने आता है, जाति व्यवस्था। क्योंकि भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत जाति के आधार पर ही हुई है। इसलिए मैं अपने इस वीडियो में आज आरक्षण की बात बाद में करूँगा, पहले बात करूँगा जातिगत व्यवस्था की। तो क्या जातियाँ समाप्त हो सकती हैं? क्योंकि जो इस समय टॉपिक चल रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, एक वर्ग बोलता है पहले जाति हटाओ, तो जाति पर ही बात होगी आज। तो क्या जातियां हट सकती हैं? क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाकर जातियां हटाई जा सकती हैं, या फेसबुक पर पोस्ट करके जातियां हटाई जा सकती हैं? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले भी लें अगर, कि बहुत बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट हो गया, एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, जंतर मंतर पर फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया जातियों को हटाने का, कि जातियां हट जाएंगी। क्या लगता है आपको 30 दिन के प्रोटेस्ट के बाद जो भारत के बड़े बड़े राजनेता हैं, मान लो अखिलेश यादव हैं, क्या ये अपने नाम के आगे से यादव हटा लेंगे? नरेंद्र मोदी अपने नाम के आगे से मोदी हटा लेंगे? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में पढ़ने वाला किसी यूनिवर्सिटी का छात्र क्या अपने नाम के आगे से अपनी जाति को हटा लेगा? मुझे नहीं लगता है हटाएगा। हो सकता है आज से 20 साल के बाद, 50 साल के बाद हटा भी ले, लेकिन कल नहीं हटाएगा। मूवमेंट खत्म होने के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं हटाएगा। कुछ लोग हटा भी ले, लेकिन पूरी तरीके से पूरा भारत, 140 करोड़ लोग पूरे भारत के अपने नाम के आगे से जातियां हटा दें, ऐसा तार्किक रूप से तो संभव नहीं है। फिर क्या हो सकता है? कुछ और है हमारे पास। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कुंजी खोज ली थी। उन्होंने ये बात आज से 70 साल पहले लगा ली थी। उन्हें समझ में आ गया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अब अगर कुछ भी करवाना है, किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई को, सामाजिक कुरीति को अगर हटाना है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है संविधान। संविधान के माध्यम से ही हम भारत में किसी भी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। हमें भी उसी का सहारा लेना चाहिए। तो उसी का सहारा लेकर मैंने भी विचार किया है कि किस तरह से भारत की जातिगत जो व्यवस्था है उसमें जातिगत समानता लाई जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो मैं आपको अपने विचार एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि जैसे एक सरकारी कार्यालय है या एक प्राइवेट संस्थान है कोई, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनका एक पदानुक्रम होता है। सबसे ऊपर श्रेणी ए, सबसे ऊपर श्रेणी बी, फिर सी, लास्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस तरीके से पदानुक्रम होता है। तो चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है, जिसका नाम रोहित मिश्रा, रोहित पांडे, रोहित यादव, रोहित पासी, रोहित कुशवाहा, जो भी है, वो अपने, उसका जो पहचान है, उसका पहचान कार्ड है या आधार कार्ड है उसका, उसके आधार कार्ड में उसके नाम के आगे लगा दिया जाए शूद्र। और उसी संस्थान का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, श्रेणी ए का अधिकारी है, जिसका नाम है रोहित पासी, रोहित पासवान या रोहित यादव या कुछ भी है, किसी भी वो क्या बोलते हैं जाति से आता हो, उसके आगे, नाम के आगे लगा दिया जाए ब्राह्मण। और इस तरीके से भारत में वर्ण व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया जाए। वर्ण व्यवस्था कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसका विवरण मनुस्मृति में दिया हुआ है। पहली बात तो मनुस्मृति को धार्मिक पुस्तक मत समझो। मनुस्मृति जो है वो समाज की व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से सुचारू रूप से होनी चाहिए, उसकी एक विधि की किताब है, वो एक कानून की किताब है, वो कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। उसमें लिखा भी हुआ है कि किस तरीके, उसमें मतलब साफ साफ मेंशन है उसमें कि जो शूद्र वर्ग है वो ब्राह्मण वर्ग की सेवा करेगा। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है सहयोग करना, उसको पानी देना। इसी तरीके से एक कार्यालय में अगर जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो अपने अधिकारियों को, अपने उच्चस्थ अधिकारियों की सेवा करे, उनका जो सेवा का मतलब ये है कि उसको काम करे, वहाँ पर फाइलों को इधर उधर ले जाए, उनको पानी पिलाए, जो भी उसका काम वहाँ पर डिसाइड है वो काम वो करे। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। लेकिन और उसमें एक बात और लिखी है जिससे बहुत दिक्कत होती है सभी को, कि जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, जो क्षत्रिय है वो, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा जी के पैर से निकला हुआ है। हमें एक बात बताओ, क्या शरीर के सभी अंगों में कोई असमानता होती है क्या?
मुंह जो होता है किसी इंसान का, और जो पैर होते हैं, क्या ये पैर मतलब कम इम्पॉर्टेंट है, मुंह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाथ थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के सभी अंग समान हैं। ये सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी गलती करी है हमारे इतिहासकारों ने और बड़े बड़े विचारकों ने, कि उन्होंने प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था का जो विश्लेषण है वो बहुत गलत तरीके से किया है। उनका काम ये था कि जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी परत दर परत का विश्लेषण करना उनका काम था। उन्होंने उसको इस तरीके से डिफाइन किया कि ये एकदम गलत व्यवस्था है और इसमें सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग जो है वो शूद्र है। ये बात भी माननी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था जब स्थापित हुई तो उसके बाद धीरे 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 जो शूद्र थे वो अपने कार्य के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। जो अन्य वर्ग हैं वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से सशक्त होते चले गए। तो आर्थिक जो पिछड़ापन था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, फिर धीमे धीमे जो छुआछूत आ गया, ये भी बहुत गलत हुआ भारतीय समाज में। इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है, इसके पीछे है जो असमानता आ गई है, जो आर्थिक रूप से एक खाई आ गई है कि एक वर्ग बहुत अमीर बन गया, एक वर्ग बहुत गरीब बन गया। ये उसकी वजह से उनको शोषित होना पड़ा है। आप किसी भी भारत के सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर देखिए 200-200 लोगों की लंबी लाइन केवल एक एक्सरे के लिए है। क्योंकि एक्सरे आप प्राइवेट क्या बोलते हैं, बाहर एक्सरे करवाओगे तो 300-400 रुपये का होगा, सरकारी में अगर एक्सरे करवाओगे तो अस्पताल में तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। गरीब आदमी बेचारा क्या करे, वहाँ की लाइन में लग के देखो कौन किस जाति का है, सब पता पड़ जाएगा। जो एक तथाकथित आज के ज़माने, आज के अगर देखें, अगर जो एक एससी व्यक्ति है, दलित समुदाय से आता है, अगर वो अमीर है तो वो अपना इलाज किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करवा रहा होगा, वो उस लाइन में नहीं लगा है। लेकिन जो गरीब एससी व्यक्ति है, जो गरीब दलित है, वो उस लाइन में लगा है। तो हमारा जो आज का जो विषय है जातिगत समानता, तो इस तरीके से आप सरकारी कार्यालयों में और सरकारी जो प्राइवेट संस्थान है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को लागू कीजिए। किसी भी जाति से कोई भी व्यक्ति आता है उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित कीजिए। विभाजित करने का मतलब है उसका वर्गीकरण कीजिए, और ताकि वो उसी में दक्ष हो सके। उसको फिर धीमे धीमे जो कार्यशालाएँ चलती हैं कर्मचारियों के कौशल की, उसको लगाइए, उन सब चीज़ों को करिए। और मेरी ये मांग है भारत की सरकार से कि इस तरीके का एक बिल लाया जाए जिससे जातिगत समानता आ सके। बहुत ज़रूरी है। शर्म आनी चाहिए भारत के राजनेताओं को, जिन्होंने जातिगत रोटियां सेकी, जातिगत ध्रुवीकरण किया। बहुत सारी पार्टियां जाति के आधार पर भी भारत में बन गई हैं। ये बहुत गलत है, सबका बराबर दोष है। आज अगर भारत में जातिगत आधार पर एक व्यक्ति फेसबुक में कोई किसी भी जाति का एक दूसरे को जो गालियाँ लिख रहा है, गालियाँ दे रहा है, इसके पीछे भारत के बड़े बड़े इतिहासकार, दार्शनिक और राजनेता ये सब जिम्मेदार हैं। आम आदमी तो बेचारा भीड़ के पीछे चलता है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत दुखदाई है कि इस तरह की कुरीति उपज सकी भारत में। तो हमें इसे बंद करना है, हमें इसे ख़त्म करना है। हमें समानता लानी है, हमें जातिगत समानता लानी है। सभी जातियाँ बराबर हैं, और सभी जातियाँ बराबर हैं ये मुंह से बोल के नहीं हो पाएगा। हम मुंह से बोल दे सभी जातियाँ बराबर हैं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत है, मुंह से बोल के कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें ऑन पेपर रिटर्न रूप में होती हैं, लिखित रूप में होती हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, मरा हुआ व्यक्ति जो है वो मुंह से बोल दे कि मैं जीवित हूँ, लेकिन अगर कागज़ में वो मरा हुआ है तो उसको चक्कर लगाने पड़ जाएंगे 4-5 साल की वो जीवित है, केवल इसी को प्रूव करने में। तो लिखित रूप में होना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, और संसद के द्वारा एक विधि बनाई जाए, बिल पास किया जाए, एक नियम बनाया जाए संसद में, और संविधान में उसको उसको क्या बोलते समायोजित किया जाए कि एक वर्ण व्यवस्था अधिनियम बनाया जाए, जिसमें कार्य के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो है जातियों का वर्गीकरण होगा। और अगर कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसके अंदर योग्यता है, वो परीक्षा पास करे, अपना स्किल डेवलपमेंट करे, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए तो वो अपनी जाति से क्या बोलते हैं माइग्रेट करके ब्राह्मण बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, कुछ भी बन जाए वो व्यक्ति। ये भी है। तो ये बहुत जो छुआछूत है और जाति के आधार पर जो भेदभाव है ये बहुत गलत है। भारत में जातिगत समानता आनी ही चाहिए, और एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। साथियों, अपने आप ये नहीं होगा, हमें मिल के काम करना पड़ेगा, हमें सबको एक होना पड़ेगा इसके लिए, तब ये होगा। बाकी अपनी बात को 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अंत करूँगा
क्योंकि मैंने भी बहुत विचार किया है, तब आकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है इस विषय पर। तो वो दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि अनंत भावों को समेट सिमट रहा हूँ शून्य में, अनंत भावों को समेट सिमट रहा हूँ शून्य में, ब्राह्मण भी मैं हूँ, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र मैं। धन्यवाद साथियों। मेरा नाम है शिवम दुबे। धन्यवाद।